अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात करना चाहती है या एहतजाज करना चाहती है? अगर मुज़ाकरात करना चाहती है तो किससे करना चाहती है, किससे नहीं करना चाहती है? इन मामलात में बिल्कुल भी क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही है। कुछ दिनों पहले बानी PTI ने अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और ये कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं, तो वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर दें। जिस पर ये सवालात उठे कि PTI जो कि एक प्रो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चला रही है, वो सियासी मामलात में फ़ौज से क्यों बातचीत करना चाहती है? और फिर ये कि खान साहब की तो बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स हैं इस्टेब्लिशमेंट के बारे में, तो क्या ये एक यू टर्न है? मगर आज नैरेटिव में आया एक और ट्विस्ट, क्योंकि आज जब खान साहब ने फिर एक गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, तो जब उनसे ये पूछा गया कि आपने गुज़िश्ता समात पर फ़ौज से मुज़ाकरात के लिए महमूद खान अचकज़ई का नाम दिया था, मगर महमूद खान अचकज़ई ने तो कहा है कि वो फ़ौज से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो इस पर खान साहब ने जवाब दिया कि मैंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है और वो सियासी जमातों से ही बात करेंगे। तो यहाँ पर आ गया नाजरीन एक और यू टर्न। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ महमूद खान अचकज़ई साहब हैं जिन्होंने अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से सियासी तौर पर मुज़ाकरात के लिए इंगेज करने का फ़ैसला किया है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत मुखालिफ एक ग्रैंड इत्तेहाद बनाने का भी इरादा किया गया है PTI की जानिब से, जिससे जमात इस्लामी ने ख़ुद को ये कहकर भी से डिस्टेंस कर लिया है कि इन लोगों की बाद में सेटिंग हो जाती है और अवामी मफाद पीछे रह जाता है। तो मुज़ाकरात, फिर इस पर PTI की स्ट्रैटेजी, कन्फ्यूजन और फिर हुकूमत की भी इसमें कितनी दिलचस्पी हो सकती है अब जबकि महमूद खान अचकज़ई नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी इंगेज करने जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमो साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमो साकिब साहब, ये जो यू टर्न आया कि हमने तो सियासी जमातों से बातचीत करनी थी, क्या इसकी ये वजह हो सकती है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ जब इन्होंने एक पेशकश की वहाँ से कोई जवाब नहीं आया, वो भाई सियासी मामलात में बिल्कुल भी मुदाखलत करने के अब हक़ में नहीं है, तो क्या इस यही वजह बनी अब यू टर्न की कि अब खान साहब इस बात पर आ गए कि जी हम सियासी जमातों से बात करने के लिए तैयार हैं? इतना आसान नहीं है रामीन। अच्छा, देखिए, एक चीज़ होती है, उसको फीलर कहते हैं। आप एक फीलर छोड़ते हैं, मिसाल के तौर पे कि मैं बात करना चाहता हूं तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। मिसाल के तौर पे कि अचकज़ई साहब हमारी तरफ से बात करेंगे, आप देखते हैं कि रिएक्शन क्या आता है, रिस्पॉन्स क्या आता है। तो ये तो फीलर हो गया सीधा सीधा सा, और उसमें यू टर्न इसलिए नहीं आता कि कहीं चलना शुरू ही नहीं किया तो वो यू टर्न क्या लेंगे। यू टर्न जो है वो उनके साथ मंसूब तो है, लेकिन अब वो कहीं किसी तरफ चलना तो शुरू करें। देखिए, PTI की रिपोर्टेड जो पेशकश है ना मुज़ाकरात की, वो 3 दफ़ा हो चुकी है अभी। अच्छा। अंदर खाते में उनके कहाँ कहाँ ताने बाने मिल रहे हैं, डांडे कहाँ मिलते हैं, कौन उनसे मिलता है, कौन फ़ोन पे बात करता है, किस तरीके से कौन जाके उनका पैगाम किस को पहुँचाता है, ये कम अज़ कम हमें नहीं पता। लेकिन जो रिपोर्ट हुई है बातें, उसमें यह है कि 3 दफ़ा अब तक हो चुका है कि उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। आज भी उन्होंने यही बयान दिया है कि मुज़ाकरात उनसे करूँगा जिनके पास ताकत है। अब दूसरी तरफ से देख लेते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मुझे तो अभी कोई प्रेस रिलीज़ नज़र नहीं आई जी। मुझे तो नहीं पता ये किसने कहा है, हम तक पहुँचाया है कि ना मुज़ाकरात की ज़रूरत है और ना ही हम करेंगे। ये किसने कहा है? ये बीच में कोई 3-4 लोग हैं, ख़ासतौर पे हुकूमत की तरफ से इस तरह के आते हैं, जी वो तो इंटरेस्टेड ही नहीं है। भाई आप पहले देख तो ले ये बात कर कौन रहा है। क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने ये जो है वो पेशकश पहले तो सुनी है, फिर उसके बाद जवाब दिया है? मेरे नॉलेज में ऐसी कोई ISPR से किसी किस्म की कोई प्रेस रिलीज़ नहीं है, लिहाजा इसको तो एक तरफ कर दें। ठीक है। असल मसला कहाँ पे है? असल मसला ये है कि वो जिनको खान साहब चोर डाकू कहा करते थे कि मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा, बदकिस्मती से चंद मामलात में उनको उनके साथ बैठना पड़ रहा है, जिसके लिए वो ज़हनी तौर पे तैयार नहीं है। पस के साबित हुआ, लिहाजा अचकज़ई साहब का नाम जो है वो आया कि जी आप सियासी जमातों से बात करें। भाई अचकज़ई साहब का PTI से क्या ताल्लुक है? अचकज़ई साहब का ज़रा ताल्लुक बता दीजिए ना, आपके पास इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनसे क्यों नहीं? तो ये सारे फीलर हैं जो कि दिए गए हैं। मसला है कि
एक तो हमें नज़र आ रहा है ना कि खान साहब मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो क्यों तैयार हैं? इसलिए कि उनको ये हुकूमत नामंजूर है, इसलिए कि उनको 8 फरवरी के इलेक्शन के रिज़ल्ट जो हैं वो उनको कबूल नहीं है, इसलिए कि अब ये जो एक नई रौ शुरू हुई है जिसमें पार्टी पर पाबंदी होगी, जिसमें आर्टिकल 6 लगेगा, जिसमें एक बिल आ गया कौमी असम्बली में कि जी आपको मखसूस नशिस्तें जो हैं आप लेके दिखाएँ। एक तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये सारी चीज़ें और फिर उनका जेल में होना, जेल से बाहर निकलना। अच्छा। एक चीज़ जो नज़र नहीं आ रही ना, जो मेरे नज़दीक बड़ी ज़रूरी है कि उसके लिए खान साहब मुज़ाकरात करें उन लोगों से जिनके पास की ताकत है, वो है मिलिट्री कोर्ट्स का हिसाब किताब। अच्छा, देखिए एक स्टेज अभी आने वाली है, क्योंकि इसका इयादा जो है वो बहुत दफ़ा हो चुका कि आपको मिलिट्री कोर्ट्स और फिर वो साइफर से लेके और वो सारा हिसाब किताब जो है और 9 मई तक जो चलता है वो पिंडोरा बॉक्स खुलेगा। अब उसका डर इसलिए है कि अगर ये इस तरह की सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये ऐसा है और वो कहते हैं जी ऐसा नहीं है, या हम देखते हैं कि नहीं, तो ये भी हो सकता है। लिहाजा 2 रोया है ये, यानी खान साहब का। एक तो ये है कि ये सारा कुछ जो कुछ खखेड़ बनी हुई है इस वक्त, खिचड़ी सी बनी हुई है, इसको अलहदा करें, मुझे मौका दें, मैं बाहर आऊं और आके यानी अवाम से बात करूं और किसी किस्म का कोई दूसरा इलेक्शन या किसी किस्म का कोई इलेक्शन के रिजल्ट्स को नल एंड वॉइड करने का हिसाब किताब हो। लेकिन ये तो नजर आ रहा है। अब ये है कि क्या इसका जवाब, हाइपोथेटिकली पीटीआई हुकूमत के साथ बैठ जाती मुज़ाकरात की टेबल पर, तो उसका आपको क्या लगता है, प्रेडिक्ट आप क्या कर सकते हैं कि फ़ायदा क्या होगा, पीटीआई को क्या फ़ायदा हो सकता है नून लीग या पीपल्स पार्टी के साथ बैठ के? रामीन ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि हुकूमत के पास खान साहब को देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कुछ है भी तो वो नहीं देंगे। जी, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और याद रहे कि कुछ जो इस वक्त हुकूमत के वज़रा हैं वो ज़ाती तौर पे उनको वो तीर और वो जो ताने हैं ना, वो उनके दिलों में लगे हुए हैं जब खान साहब की हुकूमत थी। तो उसमें ज़ातियात भी है, सियासत भी है, और उसके बाद ये है कि चूंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, इसलिए बहुत सारी पार्टियां, खासतौर पे पीपल्स पार्टी को भी देखना पड़ेगा कि वो राजी होती है कि नहीं, तो उसमें हमें कुछ तजादात नजर आ रहे हैं। इस वक्त की आखिरी बात जी देखिए, शुनीद ये है, सुना ये है कि अगर खान साहब माफी मांग लें और वो भी खुले बंदों, यानी ये नहीं कि छुप के वो कहें या कहें कोई कंडीशनल किस्म की माफी मांगे कि मैं आई एम वेरी सॉरी दैट आई डिड दिस एंड दिस, इस तरह की नहीं, अनकंडीशनल बिल्कुल साफ शफाफ अल्फाज में। और उसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, ना सिर्फ वो माफी मांगे बल्कि कुछ जो है ना वो यकीन दहानियां भी कराएं। अच्छा, ये 2 चीजें हैं। खान साहब को जानते हैं जो लोग, हम तो उनको जानते हैं अखबारों के जरिए, उनकी बयानात के जरिए, और उन्होंने जो स्टैंड लिए, एक तो माफी मांगना, ऊपर से ये यकीन दहानी कराना कि अब जो मैच होगा वो वाकई फिक्स्ड मैच होगा और उसमें हम वही करेंगे जो कि हम जो अच्छा, तो ये कुछ नामुमकिनात सी बात है। अब ये है कि ये हवा जो चल पड़ी है मुज़ाकरात की, अभी तक तो लोगों को यही नहीं समझ आ रही किसने करने हैं, किसके साथ करने हैं, एजेंडा क्या होगा। तो ये कुछ इस तरह की सूरत हाल है, एक ट्रक है जिसकी बत्ती के पीछे हम लगे हुए हैं। राव खालिद साहब, ये जो सूरत है जिसमें महमूद खान अचकज़ई साहब बैठ जाते हैं जाके नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी के साथ, और पीछे है पीटीआई उनके, ये सिनेरियो आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है? मुझे तो ये अनरियल सी बात लगती है, प्रोवाइडेड द फैक्ट कि खान साहब इन सारी जमातों के बारे में, इन दोनों जमातों के बारे में किस किस्म की ग्रीवेंसेस रखते हैं या एक हेट का उनका एक सिनेरियो है। देखिए, एक जो बुनियादी बात जो है वो ये है कि हम पॉलिटिकल सिनेरियोज, टॉक्स, मुज़ाकरात, उस सब की बात कर रहे हैं। ये किस लिए करने चाहिए मुज़ाकरात, ये बुनियादी एक सवाल है। मुझे नहीं समझ आती कि इन मुज़ाकरात से क्या हासिल होगा हमें। क्या 8 फरवरी के इलेक्शंस का रिज़ल्ट असली वाला आ जाएगा वापस? क्या 9 मई तारीख से ख़त्म हो जाएगा? क्या इमरान खान के सारे केसेस उससे ख़त्म हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा? पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? IPPs की कैपेसिटी पेमेंट्स ख़त्म हो जाएंगी? लोगों का महंगाई से छुटकारा मिल जाएगा?
और यहाँ पे बिल्कुल अमन होगा, दहशतगर्दी ख़त्म हो जाएगी, सारा कोई चीज़ इससे रिलेट करती है। अगर इमरान खान और हुकूमत मुज़ाकरात करे बैठ के, उसमें कोई क्या शहबाज शरीफ इतने बाइख्तियार वज़ीर आज़म हैं कि वो ये सारे मसाइल जी, तो उससे आपको अंदाज़ा ये होता है कि ये कोई ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हमें लगा दिया गया है। वो मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे, उन्होंने इद्दत केस पे माफ़ी मांग ली, उन्होंने 9 मई पे माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, पीटीआई के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो रहा है, पीटीआई को रिजर्व सीटें मिल रही है, मौजें होंगी, सारा ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है अंदरूनी और बैरूनी, उसमें ये मैटर नहीं करती चीज़ें। हाँ। किसको रिजर्व सीट मिलती है, किसकी अक्सरियत होती है, किसकी अकलियत होती है, किसकी आपकी बैनुल अक़वामी साख एट स्टेक है, आपकी माशी सूरत हाल एट स्टेक है, आपका महंगाई का एक तूफ़ान है, झूठ बोले जा रहे हैं धड़ाधड़ महंगाई कम होगी। पिछले साल की जो महंगाई थी 33% थी, उसके ऊपर 11% और हो गई है, इजाफा जो शुरू हो गया। तो उस महंगाई के ऊपर इजाफा हो रहा है। ये कम होगी का मतलब ये है कि पहले 13% की रफ्तार से बढ़ रही थी, अब 11% की रफ्तार से बढ़ रही है, ये कम हुई है। तो बढ़ रही है, वो कम नहीं हो रही। तो इस सारी सूरत हाल में क्या ये मुज़ाकरात क्या रंग लाएंगे, ये बुनियादी तौर पर सोचिएगा। दूसरी बात जो खान साहब करते हैं, बातचीत उनसे होगी जिनके पास ताकत है। हाँ। मेरा ख्याल है उनको अगर ताकत की जगह पे इख्तियार का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जिनके पास इख्तियार है, मुज़ाकरात का इख्तियार है, जो इस सिचुएशन को, जो इसमें अनसर्टेनिटी मौजूद है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी मौजूद है, ओवरऑल जो अनसर्टेनिटी पाकिस्तान के हवाले से मौजूद है बाहर भी, उसको ख़त्म करने में जो मददगार साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की सूरत हाल का जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें मुज़ाकरात सिर्फ एक एजेंडे पे अगर होंगे वो हल निकलेगा, और उस एजेंडे को भी नेक नीयती से अगर सारे स्टेक होल्डर्स इम्प्लीमेंट करेंगे, और वो है फ्रेश इलेक्शन अंडर अ वेरी इम्पार्शियल इलेक्शन कमीशन, और जुडिशरी की उसकी देखभाल के नीचे हो, सारा इंतज़ामी अफसरान ना हो, उसमें उस रिज़ल्ट्स जो है वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराए जाएं और उसके रिज़ल्ट्स को तस्लीम किया जाए, और फिर वो हुकूमत जो बने उसके साथ फिर बैठ के जिसने भी मुज़ाकरात करने हैं वो बैठ के करे। मेरा ख्याल है फिर हम किसी सही सिमत पे लग सकेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ, और मैं बार बार कहता हूँ कि मायूसी और नाउमीदी दिन ब दिन बढ़ रही है। मैं सिर्फ नहीं कह रहा, किसी बंदे से आप बात कर ले, चाहे वो बहुत ज़्यादा कमा रहा है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आम आदमी है, उसकी बिजली का बिल कम आया या ज़्यादा है, सोलर लगा हुआ नहीं लगा हुआ, आपको सूरत हाल के बारे में बताएगा। सूरत हाल इस वक्त इस तरह से है कि एक बहुत बड़ा जो पत्थर है वो चट्टान से लुढ़क पड़ा है, वो स्पीड पकड़ता जा रहा है, उसको जितनी जल्दी आप उस लुढ़कने को रोकेंगे कम कुव्वत लगेगी आपकी, जितनी जल्दी आप उसको रोक लेंगे। अगर आप जितनी देर करेंगे उसकी फोर्स जो है, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, और नीचे आने में उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस सिचुएशन में ये कमेटियां बनाना, ये करना, वो करना, इसमें जल्द अज जल्द मामलात को तय करने की ज़रूरत है, हल करने की ज़रूरत है। तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, सिर्फ बातों से हमें लारे लगा के कहा जा रहा है वो मुज़ाकरात से राज़ी हो गया, वो नाराज़ हो गया। तो कुछ संजीदगी मुझे तो नज़र नहीं आ रही, और ना जल्दी को मुज़ाकरात होते नज़र आ रहे हैं। साकिब, आपको कोई संजीदगी नज़र आ रही है मुज़ाकरात के हवाले से, ख़ास तौर से पीटीआई इस वक्त क्या चाहती है? क्योंकि ज़ाहिर है आपके अडियाला जेल के चक्कर लगते रहते हैं, तो क्या मूड है? खान साहब कभी कोई बात कहते हैं, कभी कोई बात कहते हैं, या फिर कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट होता है और मीडिया तक कुछ और पहुँचता है, क्या वो चल रहा है? बज़ाहिर तो ऐसे लगता है जो कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन में आए रोज़ जो इमरान खान साहब हैं उनके बयानात में कुछ नए बयानात भी आते हैं, कुछ वजाहत जो है वो जारी करते हैं, तो उससे ऐसे लगता है कि उनका एक मतमा नज़र ये भी है कि सिर्फ वही डिस्कस हों हर जगह पे, टॉक शोज़ में, हर जगह जो है ना नई नई बातें उनकी जानिब से आती हैं। तो आज उन्होंने जो बात की, अब उसमें तजाद नज़र आ रहा है। आज बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की, उसमें तजाद नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने आइन के अंदर रहकर जो मुज़ाकरात हमने करने हैं, और हमें मैंडेट जो चोरी किया है वो वापस कर दिया जाए, और हम उनसे बात करेंगे जिनके पास ताकत है।
अब सिंपल और सादा सी बात है कि आइन के अंदर रहकर अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो आपको जो गवर्नमेंट है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे बैठना पड़ेगा। किसी और से आप आइन के अंदर रहकर नहीं बैठ सकते। ये एक बड़ी सादा सी बात है। तो इसलिए ये उनकी जो बात अपनी उन्होंने बात की, उसमें एक कंट्राडिक्शन जो है वो नजर आ रही है बज़ाहिर। तो इसके अलावा अब अचकज़ई साहब जो हैं, उनको भी उन्होंने रखा हुआ है, एंगेज किया हुआ है कि आप बात करें जो सियासी जमातें हैं। ऐसे लगता है कि सियासी जमातों को किसी ऐसे नुक्ते पर राजी करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आज भी उन्होंने कहा कि हम जो है वो ताकत जिनके पास है उनसे बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत से बात की तो इनकी तो गवर्नमेंट ही चली जाएगी। मतलब हमें मैंडेट वापस मिल गया तो फिर हम जो है वो गवर्नमेंट में आ जाएंगे और ये तो जो अपोजिशन में चले जाएंगे। तो इसलिए जो अचकज़ई साहब हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज करने और खान साहब ने अलग से महाज संभाला हुआ है। इस सारे मामले में एक और जो चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इमरान खान साहब जो है वो वही पीटीआई हैं। मतलब वो जो बोलते हैं वो पीटीआई की पॉलिसी होती है। सूरत हाल ये है कि जो वो बोलते हैं उसको बाहर की क़यादत का पता ही नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने पिछली 3 जो हेयरिंग्स थी उसमें स्टेटमेंट्स दी। एक स्टेटमेंट उन्होंने दी कि जो GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज का हमारा फैसला था कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो पुरअमन एहतजाज होगा। तो जैसे ये स्टेटमेंट जो मीडिया पे रिपोर्ट हुई कि मीडिया वालों से बात की थी उन्होंने, तो असद कैसर साहब समेत पूरी PTI ने उसकी तरदीद जारी कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अगली समात पर जब गए तो खान साहब से यही सवाल हुआ कि आपकी जमात तो तरदीद कर रही है। उन्होंने कहा नहीं रुके, मैं इसकी वजाहत करता हूं। उन्होंने कहा कि जो GHQ है उसके बाद पुरअमन एहतजाज जो है ये मैंने बात की थी, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तो ये भी कहा था कि कंटोनमेंट एरियाज के बाद भी पुरअमन एहतजाज जो है वो किया जाएगा। मतलब उन्होंने वजाहत में 2 चीजें और ऐड कर दी। तो इसलिए जो अंदर बैठी क़यादत है डिफरेंट है। एक जो चीज आप देखें, शेर अफजल मरवत को रात तकरीबन 12:30 बजे एक नोटिफिकेशन आता है कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया और जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनके उन्होंने जो है वो नोटिफिकेशन निकाला। अब उनके जो PTI का जो ऑफिशियल पेज है उस पे भी वो आ गया। डिस्कशन शुरू हो गई। जब चेयरमैन जो बैरिस्टर गोहर हैं उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं है। फिर अभी शेर अफजल मरवत साहब जो है वो उन्होंने ट्वीट किया लंबा चौड़ा। उन्होंने कहा कि मैंने पूरी जो उन्होंने कहा कि मैंने तो आदि जो है वो PTI से बात की है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पहले इंतजार पंजोता जो अभी फोकल पर्सन है इमरान खान साहब के, सारे जेल के अंदर कौन आ रहा है कौन जा रहा है सारे मामलात वो देखते हैं, उन्होंने वीडियो अभी जारी की है जो जेल से मिल के आए हैं। आज जब उनसे सवाल हुआ इमरान खान साहब से शेर अफजल मरवत के हवाले से, उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन इंतजार पंजोता साहब ने ये कहा है कि इमरान खान साहब की मंजूरी से पहले शोकाज हुआ। इमरान खान साहब की मंजूरी से उनको निकाला गया है और ये हतमी फैसला है। तो इससे आप PTI की जो पॉलिसी है उसमें कन्फ्यूजन जो वो देख लें, मुज़ाकरात किससे करने हैं कैसे करने हैं, अल्टीमेटली इमरान खान ने फैसला करना है। दोनों तरफ अगर हम हुकूमत की बात करें गवर्नमेंट की जानिब से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें या कोई रास्ता निकाला जाए, कोई ये जो अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल है इसको जो है वो कम करने की कोशिश की जाए, उधर भी कोई नहीं है। और इस तरफ वो मैंने आपको बताया कि वो मतलब एक मतम नज़र ये भी है कि वो मरकज़ निगाह वही रहें और वो मरकज़ निगाह जो है वो बने हुए हैं। जेल के अंदर रह कर भी हुकूमत को उन्होंने कहीं ना कहीं वो कमज़ोर हुकूमत है या डिफेंड नहीं कर पा रही और वो भी सुबह से शाम तक उनका ही दिफा जो है वो करते रहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि अगर अंदरूनी मामला कोहेरेंस नहीं होगी PTI की तो फिर बाकी मामलात में इंगेज करना मुख्तलिफ सियासी जमातों को या जो अपोजिशन इत्तेहाद बनाने की बात हो रही है उसमें कैसे कोहेरेंस आएगी, एक बड़ा सवालिया निशान है। यहाँ लेते एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शहबाज शरीफ ने मुल्की मसाइल के हल की कुंजी बता दी है। इनफैक्ट 2 कुंजियाँ बताई हैं। एक है पावर सेक्टर, यानी वो सेक्टर जो बिजली, पेट्रोल और इन चीज़ों से डील करता है, और दूसरा है FVR जो टैक्स से डील करता है। वो मसाइल का गढ़ भी इन्हीं 2 शोबों को समझते हैं और उनके ख्याल में अगर हम इन दोनों इदारों को फ़ाल और करप्शन से पाक करने में कामयाब हो गए तो कश्ती मझधार से निकल कर किनारे पर लगेगी, और अगर ये इदारे सही नहीं हुए तो खुदा न खास्ता ये नाव डूब भी सकती है।
राव खालिद साहब, शबाना रोज़ काविशें करके शहबाज शरीफ साहब क्या इन दोनों इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं? और एक साथ ही फॉलो अप क्वेश्चन भी ले लीजिए कि इन शोबों को ख़राब करने वाला इन द फर्स्ट प्लेस है कौन? यही मैं पूछने वाला था कि ये मंजधार में कश्ती आई कैसे है। ये भी ज़रा बता देते हैं अगर वो तो। और आईपीपी का उन्होंने जिक्र किया तो पार्शली तो उन्होंने इल्ज़ाम भी एक तरह से कबूल किया है उस तरह से। दूसरी बात यह है कि बड़ी अच्छी उनकी ख्वाहिश भी है, कोशिश भी हो सकती है, लेकिन घर से शुरू करें ना ज़रा। हाँ, जो मामलात हैं उनको ठीक करने की कोशिश अगर घर से शुरू करें तो मेरा ख्याल है वो अव्वल खेश बाद दरवेश कहा जाता है। तो ज़रा मेरा ख्याल है लोगों को भी थोड़ा सा यकीन आएगा कि वाकई बहुत संजीदा है। अच्छा। और आपने शबाना रूज़ की बात की, आइनी हाथों की बात भी करते हैं। अच्छा। तो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 1947 में 11 अगस्त को जो तकरीर की थी उसमें उन्होंने कहा था कि आहनी हाथों से निपटा जाएगा करप्शन और ये सारे करप्शन और ये जो होगा। और फिर उस वक्त की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने पहला प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1947 बनाया था। तो उस वक्त से लेके अब तक बहुत से कवानीन बन चुके हैं, बहुत सी एजेंसीज इस्टेब्लिश हो चुकी है करप्शन रोकने वाली, बहुत से दावे किए जा चुके हैं, बहुत से सब्ज बाग लोगों को दिखाए जा चुके हैं कि काम कोई नहीं हुआ। इधर बड़ा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, मेरिट पे होगा और बिल्कुल करप्शन, रिश्वत, कमीशन, अकरापरवी ये बिल्कुल सीधा कर देंगे जनाब सबको। लेकिन आप देख लें क्या सूरत हाल है। हम बिल्कुल नीचे से नीचे हमारा इंडेक्स जो है करप्शन के हवाले से नीचे से नीचे जा रहा है। और उसमें हम बहाना क्या ढूंढते हैं, वो जी अदलिया को उन्होंने इतने नंबर पे ले आए, वो जी पुलिस को इतने नंबर पे ले आए। अदलिया किसकी है? पाकिस्तान की है, पुलिस पाकिस्तान की है, पटवारी पाकिस्तान का है, मालखाना पाकिस्तान का है, जो भी महकमे हैं वो पाकिस्तान की है ना। और उसके जो हुक्मरान हैं बराह रास्त वो उन पॉलिसीज़ बनाने के, उनको इम्प्लीमेंट करने के ज़िम्मेदार हैं कि जिसकी वजह से ये इन चीज़ों को रोका जा सकता है, करप्शन को रोका जा सकता है। अब नैब बनी है 2000 से 2019 तक उसने जो 466 बिलियन रुपीस रिकवर किए थे करप्शन के, जिसमें सिर्फ 2019 में 142 बिलियन रिकवर हुए। ठीक है। ये पर्टिकुलर फिगर मैं इसलिए दे रहा हूँ कि आपको ये पता चलता है कि जब पॉलिटिकल विल होती है ना, आप कुछ करना चाहते हैं तो ये हो सकता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अगर एक साल में 142 बिलियन आप रिकवर कर सकते हैं और बाकी जो तकरीबन 18 साल है उसमें आप 300 कुछ करते हैं, तो उसके आपको नज़र आता है कि पॉलिटिकल विल जब होती है तो आप फिर सारा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पॉलिटिकल विल है ही नहीं, बल्कि वो हिस्सा है उस सिस्टम का जो करप्ट सिस्टम है, उसको पूरी तरह फ़रोग देने में वो पार्ट एंड पार्सल है। 90s में जब मैं 80s की बात नहीं करता, जब चीफ मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब या जी 90 में जब प्राइम मिनिस्टर बने उस वक्त का सबसे बड़ा स्कैंडल था SROs का। सुबह SRO जारी होता था, जब जहाज पोर्ट पे लग जाता था, ऑफलोड हो जाती थी जो भी चीज़ उस पर आती थी, उसके बाद वो SRO बहाल हो जाता था। अच्छा। 100 रुपए की चीज़ 80 रुपए में अनलोड करके दोबारा से 100 रुपए की कर दी जाती थी। इतना वो खौफनाक किस्म का पूरा स्कैंडल उस वक्त चला। अच्छा। उसके बारे में मुशर्रफ ने आगे फिर लेजिस्लेशन की और उसको SRO का पूरा वो ख़त्म किया गया। आगे मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में आते हैं, IPPs का हमें वो आता है, उस वक्त वो हम को 10% पहले था, फिर वो कहते हैं अब 100% हो गया है, ये बातें हम सुनते हैं। फिर हम उससे आगे बढ़ते हैं तो फिर हमें बड़े बड़े स्कैंडल्स मिलते हैं जिसमें बड़े प्रोजेक्ट्स में बड़ा कमीशन होता है, मोटरवेज उसमें आ जाती हैं। सारा इल्ज़ाम लगाया जाता है डाइवो ने को बहुत बड़ी रिश्वत दी थी, जिसके बाद एवन फील्ड अपार्टमेंट भी उसके वो ख़रीदे गए, जो इल्ज़ाम लगाया जाता है बुनियादी तौर पे। और कहते हैं डाइवो वालों को वहाँ पे सज़ा भी हुई, और ये पीपल्स पार्टी वाले हमें बताते थे डाइवो वालों को कोरिया में सज़ा भी हुई जिन्होंने पैसे दिए थे। तो इस किस्म की चीज़ें, तो आप जब खुद उस चीज़ को फ़रोग दे रहे हैं, उसको प्रमोट कर रहे हैं, फिर IPPs जो है ये लेटली जो 2013 के है, तो फिर उससे कैसे मामला ठीक होंगे? इसके जो नुकसानात है बुनियादी तौर पे, एक तो ख़जाने का गैर ज़रूरी ज़िया होता है। अब 100 रुपए की चीज़ 200 रुपए में करते क्योंकि कमीशन खाना होता है। उसके बाद रियासत की कानूनी अमलदारी पे जिक पहुंचती है। पुलिस को अगर आप पैसे देके काम करा लेंगे तो फिर तो जिसके खिलाफ जुर्म होगा वो तो बेचारे को रिलीफ ही नहीं मिलेगा। ओवरऑल सोसाइटी को फिर इम्पैक्ट करती है अल्टीमेटली।
चीज़ आप जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, सेहत, तालीम वगैरह, उस पर आप फिर खर्च कम करते हैं, जो कि अब हो रहा है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगाते हैं ताकि ज़्यादा पैसे ले सकें। शोशा नजमू साकिब साहब, क्या वाकई यही दो मसाइल की जड़ें हैं, FBR और दूसरा जो पावर सेक्टर है, जो हमारे मुल्क को खोखला कर रही हैं? और क्या वाकई अगर इन दोनों शोबों में इस्लाहात कर ली जाए, इनको करप्शन से पाक कर लिया जाए, तो मुल्क बेहतरीन हो सकता है? देखिए, करप्शन हमारे मुआशरे में सरायत कर चुकी है। अब ये कहना कि सिर्फ ये दो इलाके हैं या दो एरियाज़ हैं कि जिनकी वजह से है, ये एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्टेटमेंट है। अच्छा। देखिए, अमीर से अमीर तर होता जा रहा है। ये ऑफशोर जो कंपनियां हैं, ये जो अरबों डॉलर का हम सुनते हैं, ये क्या है? इसका तो FBR से और पावर सेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ। फिर ये कि हमने ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट सुना, हमने फ्रंट मैन का कॉन्सेप्ट सुना, हमने 10% की बात सुनी, और इस तरह की इस्लाहात ज़बान ज़दे आम हैं कि जी ये होता है। और फिर ये कि अंग्रेज़ी में अगर आपने तर्जुमा करना है, ऊपर की मनी जो होती है, अंग्रेज़ी में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इसका। अच्छा। किसी और ज़बान में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे पाकिस्तान में है जी, ऊपर की मनी। पार्टी का टिकट लेना है, करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे। हाँ। ख़ास वक्तों में आप फिर देखेंगे कि दवाइयाँ जो हैं मार्केट से गायब हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं जी कि फलां डायग्नोस्टिक से जाके आपने ये एक्सरे करवाना है, वरना काम नहीं बनेगा। अच्छा, मस्जिद में जूते महफूज नहीं है। आप देखें, कूलर जो होता है ना पानी का लगा हुआ, उसके साथ एक जंजीर के साथ आपने गिलास बांधा हुआ है कि ये गिलास भी जो है वो लोग ले जाते हैं। अच्छा, मस्जिद में जूते आप पहने तो आपको पकड़ के दबा के इधर आप यानी अलग से रखते हैं, वापस आएंगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा। डॉक्टरों ने जो हिसाब किताब किया हुआ है, इंजीनियर्स ने जो हिसाब किताब किया हुआ है, मोटर मैकेनिक के पास चले जाएं, उसको पता है कि एक बटन ऐसे करके ऑन करूंगा तो ठीक हो जाएगा। वो क्या करेगा? गाड़ी छोड़ जाए जी, 3-4 दिन तो लगेंगे। अच्छा, अगर आप ये देखें तो ओवरऑल आपको नजर आएगा कि एक क्लर्क जो है, ये भी आपको बताऊं कि फाइल को पहिए लगाना, ये भी अंग्रेजी में इसका कुछ नहीं है। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे यानी वतन अजीज की बात है कि आपको क्लर्क को पैसे देने पड़ते हैं। पाकिस्तान, वो जो चपड़ासी बाहर खड़ा है, बड़े साहब का चपड़ासी, उसको पैसे देंगे तो वो अंदर जाके आपका मैसेज देगा। मैंने ये जो इतनी सारी आपको मिसालें दी हैं, ये कुछ इससे बेशुमार और हैं, लातादाद और हैं। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि सिर्फ ये कहना कि हुकूमत, ब्यूरोक्रेसी, फलाना डिपार्टमेंट, फलाना इदारा ये करप्ट है, ये गलत है। हाँ। हम सब बहसियत एक कौम के करप्ट हैं। अच्छा, हम सब करप्ट हैं, और यहाँ तक आलम आ गया है किसी जमाने में दिमागों की, कौम की, ये कौन करेगा? कौन शुरू? हुक्मरानों का काम है ये, या फिर हमें हर अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी देखना पड़ेगा? या ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है इसका? क्या है ये? इधर आके हमारा तज्जिया बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। करेगा कौन? अच्छा, इजी मनी हिसाब किताब देखें, ये जो है ना ऑड मैन आउट का एक कॉन्सेप्ट है। मैं आपको इस वक्त की आखिरी बात बताऊंगा। 21वें ग्रेड में आदमी है, बोर्ड हो रहा है और ये 2018-19 की बात है। अच्छा, बोर्ड हो रहा है, 22 ग्रेड में उससे सेक्रेटरी बनना है, ठीक है। और उसमें आता है जी कि ये टॉप पे है, ये यानी पोस्ट भी अवेलेबल है, सारा कुछ ठीक है, एक्सीलेंट रिपोर्ट्स हैं, 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन मगर एक मसला है। क्या? तो पूछा जाता है क्या मसला है, तो जवाब आता है ये किसी की नहीं सुनता, ये ना लेता है ना लेने देता है। और आप यकीन करें कि उस ऑफिसर की प्रमोशन नहीं होती। ठीक बात। तो ऑड मैन आउट जो है वो है जो रिश्वत नहीं लेता। किसी जमाने में था जो रिश्वत लेता था ना, वो छुप के लेता था। अब तो खुले बंदों। तो ये अब ये जो आपने आखिरी सवाल किया है कि कैसे ठीक होगा, जिस दिन आपकी टॉप लीडरशिप, जो भी हुकूमत है, वो अपने ऊपर कदगन लगाएगी, अपने हिसाब किताब ठीक करेगी, इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा। और उसका एक सबूत आपको देता हूं। जनरल ज़िया साहब आए थे, उन्होंने नमाज की तरफ इशारा करवाया, तमाम सेक्रेटरियों ने टोपियां पहन ली थी। अच्छा। और उसके बाद हमने देखा कि मस्जिदें भरी हुई हैं,
जिंदगी में पहली दफा सेक्रेटरी साहब ने जुमे की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा। तो ऊपर से टॉप लीडरशिप जो है वो ठीक होती है, कब होगी पता नहीं है, दिल चाहता है, दुआ यही है कि यहां से इब्तिदा हो। ठीक है साकिब, आपको क्या लगता है कि वाकई यही दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज हैं जो वज़ीर आज़म ने बताया, और क्या साथ ही उनके पास कोई रोड मैप भी है इनको ठीक करने का? करेंगे कैसे वो इस्लाहात, कैसे करप्शन से पाक करेंगे? रोड मैप तो मेरे ख्याल में हुकूमत जो है वो और बहुत सारे ऐसे मसाइल में इस वक्त उलझी हुई है कि वो शायद जो है वो इस तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे या कितना जाएंगे, क्या रोड मैप होगा वो अभी उस हवाले से कुछ कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि इसके पीछे वजूहात क्या हैं, क्या अवामिल हैं कि ये जो है वो इस तरह की सिचुएशन का हमें सामना है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मैं देख रहा था, अभी रिसेंटली 5-6 माह पहले जो है आई है, तो उसकी रिपोर्ट को अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो मुख्तलिफ इदारे, महकमे, डिवीजन्स, मतलब वो उसी में आते हैं कि करप्शन के लेवल हैं। उसमें पुलिस पहले नंबर पे, फिर इसके अलावा जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह, ठेके का जो शोबा है, ये तो एक बहुत बड़ा हब बन चुका है कि कोई MNA से लेकर मुकामी हुकूमतों तक जो है वो इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, फिर जो महकमे के लोग हैं अलग से इन्वॉल्वमेंट होती है। ये तो एक मुरवजा ऐसे लगता है कि उसूल बन चुका है कि कोई भी ठेका है तो उसमें जो है वो 20%, 25% वो फलां में जो है वो तकसीम होगा। इसी तरह तीसरे नंबर पे अदलिया है, तालीम भी है, सेहत भी है, मकामी हुकूमतें भी हैं, कस्टम और एक्साइज इनकम टैक्स के जो महकमे हैं, ये अभी 5-6 माह पहले की जो है वो रिपोर्ट है। अच्छा, इसमें जो जिन महकमों में करप्शन होती है उसके मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ाकार हैं। अच्छा, उस पर जो एहतसाब का जो अमल है उसको मौसर अगर बनाया जाए तो इसको जो है वो काबू पाया जा सकता है, लेकिन वो अमल मौसर नहीं हो सकता। इसी रिपोर्ट में एक जगह कहा गया है कि 60% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि जो नैब, FIA, एंटी करप्शन और जो मुतसिब के इदारे हैं इनको ख़त्म ही कर दें क्योंकि ये नाकाम हो चुके हैं। अच्छा, नाकाम कैसे हो गए हैं इस पे भी बात की जा सकती है कि जितने भी इदारे हैं पॉलिटिकली जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब नैब को ही ले लें, पिछले 4-5 साल में नैब कितना पॉलिटिकली इस्तेमाल हुआ, अभी भी चीज़ें जारी हैं। तो वो जब पॉलिटिकली इस्तेमाल होते हैं तो फिर उसका जो पर्पज़ है ख़त्म हो जाता है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है कि जिसने इस करप्शन को ख़त्म करने के लिए या इसके खिलाफ जो है वो करने के लिए, एंटी करप्शन के जब PTI की हुकूमत थी तो वो अपने मुखालिफिन को इस किस्म के केसेस बनाते थे। पंजाब में हमारे सामने है और अब भी केसेस जो है वो बन रहे हैं। तो ये जो महकमे हैं, FIA पर भी इस हवाले से जो है बात की जाती है, जो इदारे हैं जिनका काम है कि ये जो एहतसाब का निज़ाम है वो मुअस्सर बनाया जाए। एक बात मैं करूंगा कि अदलिया जो है, अदलिया को भी तीसरे नंबर पे रखा गया है। अब ये जो करप्शन है किस इसका लेवल आप चेक कर लें कि यहाँ मतलब जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वहाँ पे आप छोटा सा भी काम अगर करवाना हो, मैं अदालत या जज की बात नहीं कर रहा, निचला जो स्टाफ है वहाँ पे आप जो है वो पैसा दिए बगैर नहीं करवा सकते जिस तरह बाकी महकमों में। हालांकि अदलिया के बारे में कहा जाता है कि बड़ा जो है वो स्ट्रिक्ट है, उनके खिलाफ एक्शन हो जाता है, वहीं पे फैसले हो रहे होते हैं लोगों के खिलाफ कि जिन्होंने कोई ऐसा काम किया हो, गैर कानूनी काम किया हो, लेकिन वहीं पे बैठा जो स्टाफ है, जो निचला स्टाफ है, वो सारे जो है वो काम कर रहा होता है। तो ये ओवरऑल जो अगर ये कहा जाए कि किसी एक महकमे में है और बाकियों में नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ओवरऑल सोसाइटी का एक अलबिया है। इसको जो है वो ख़त्म करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि एहतसाब का निज़ाम वज़ा होना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो आप ये देख लें कि मुख्तलिफ बैंकों से कर्जे लिए जाते हैं। अब कर्जे अगर अरबों में हो, करोड़ों में हो, वो माफ़ हो जाएंगे किसी लेवल पे जाकर, लेकिन वो जी अगर लाखों में हो तो वो नहीं हो सकेंगे। तो अब वो कैसे माफ़ होंगे, उसकी किस लेवल पे अप्रोचेज होंगी गवर्नमेंट में मुख्तलिफ जगहों पे। इसी तरह आप ये देख लें कि टैक्सेस जो है उससे जो है वो इज्तनाब करते हैं। जितना बड़ा जो है वो जिसके पास आसाइशें होंगी वो इस्तेमाल कर रहा होगा, वो टैक्स नेट में वो आते ही नहीं है और उनको रोका भी नहीं जाता। रोकने के लिए जो है वो
इक़दामात भी नहीं है। एक आखिरी बात, जो अवामी ओहदों पे जो लोग हैं उनके जितने भी असासे हैं, ज़राए आमदन हैं, ये सारे गोशवारों में डिक्लेयर्ड होते हैं, लेकिन उन पर भी नज़र रखने के लिए बहुत सारे जो है वो टूल्स होने चाहिए जिनको सिविल सोसाइटी, मीडिया वो नज़र रखता भी है। लेकिन ये भी यहाँ पे भी एक अलमिया है कि गोशवारे उसको भी हिट किया जाता है जो मुखालिफ हो, जो लोग रूटीन में हो उनको जो है वो नहीं छेड़ा जाता इन मामलात में भी। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की मायूसकुन कारकर्दगी देखी जा रही है। इस मरतबा 7 पाकिस्तानी खिलाड़ी शिरकत कर रहे थे, क्वालिफाई उन्होंने किया, जिनमें से 5 खिलाड़ी अब तक बाहर हो चुके हैं। इन एथलीट्स की कारकर्दगी पर अगर एक छोटी सी नज़र डाल दी जाए तो पाकिस्तान की शूटर कशमारा तलत 25 मीटर एयर पिस्टल के पहले राउंड में ही बाहर हो गई। फिर 40 खिलाड़ियों में से 22वीं पोजीशन उन्होंने हासिल की। स्प्रिंटर फ़ायका रियाज थी, इन्होंने 100 मीटर क्वालिफिकेशन में हिस्सा लिया और अपनी ही हीट में 6ठे नंबर पर रही। उनको 3रे नंबर पर अपनी जगह बनानी थी, बाहर हो गई। फिर निशानाबाज गुलफाम जोसेफ पहले ही राउंड में टॉप 8 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना सके, 9वीं पोजीशन लेकर आउट हो गए। फिर इससे कबल स्विमर्स अहमद दुरानी जो कि आखिर बिल्कुल उन्होंने लास्ट पोजीशन में ख़त्म किया, उन पर काफ़ी तनकीद भी हो रही थी। जहांरा नबी भी ओलंपिक से बाहर हो चुकी हैं। अब आखिरी उम्मीद है अरशद नदीम जो कि जेवलिन थ्रोअर हैं, बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाते रहे हैं, एशियन गेम्स में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मगर सवाल ये कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स के शोबे में इस डिक्लाइन की वजह क्या है? मेडल टेबल पर टॉप पोजीशंस पर आने वाले मुल्क जैसे कि चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, यूएसए है, फिर जापान है, ये मुल्क ऐसा क्या कर रहे हैं जो हम नहीं कर रहे? नजमुस साकिब साहब, 22 करोड़ आबादी है हमारी, उसमें से सिर्फ 7 एथलीट्स निकले इस साल। देखिए, आप ऐसा करें, हॉकी हमारा है ना कौमी खेल जी, मुझे अपनी हॉकी टीम के कोई से भी 2 खिलाड़ियों के नाम बता दें। मुझे सिर्फ ये मैं पता है गारंटी कि देता हूं कि आपको पिछले 3 कंसेक्यूटिव ओलंपिक्स में हम क्वालिफाई नहीं कर सके हॉकी में। दैट इज इनफ फॉर मी। आई डोंट वांट टू नो देयर नेम्स। ये देखिए, ये पहली बात तो ये हुई, देखिए एक ज़माना था कि माजिद खान, ज़हीर अब्बास और मियां दाद जो हैं वो हमारे हीरो होते थे, लेकिन असल हीरो जो हैं वो हमारे होते थे शहनाज शेख हो गया, समीउल्लाह हो गया, इस्लाहुद्दीन हो गया। ये लोग हमारे हीरो थे इसलिए कि ये ओलंपिक से या वर्ल्ड कप जब होता था तो मेडल लेके आते थे, और जब दूसरा यानी सिल्वर मेडल मिलता था तो वो आपको याद होगा जूतों के गिर्द घुमाया गया था और उनको यानी फाइन भी उसके बाद हुआ था। हमें तकलीफ होती थी कि दूसरे नंबर पे, और हमारा लिस्ट में एक मेडल तो पक्का था, अगर गोल्ड नहीं तो सिल्वर। अब ये कि क्या नूर खान साहब जो हैं उनके आने से फर्क पड़ा था? क्या ओलंपिक्स में हम इसलिए नहीं यानी आ सके कि हम गरीब मुल्क हैं? पहले तो इसको देख लेते हैं। अच्छा। देखिए, अगर आप आज की लिस्ट देखें ना तो उसमें 2 बहुत ही छोटे गरीब मुल्क हैं। एक का नाम है ग्वाटेमाला और एक है निकरागुआ, सॉरी एक्वाडोर। एक्वाडोर और ग्वाटेमाला को एक गोल्ड मिल चुका है। इसका ताल्लुक पैसे से इसलिए भी नहीं है कि मैंने वहां पे सऊदी अरेबिया नहीं देखा, मैंने कतर नहीं देखा, मैंने यूएई नहीं देखा, उनको तो कोई ब्रॉन्ज भी नहीं मिला। तो कहां पे मसला है? मसला है 3 उसमें चीजें आती हैं। पहली यह है कि हमने खेलों की तरफ तवज्जो देनी ही छोड़ दी है। खेलों की तरफ तवज्जो देनी ही छोड़ दी है, ना सिर्फ ये कि हुकूमती लेवल पे बल्कि आम भी जो है ना वो हम ये एक तो हमारे जो बच्चे हैं स्कूल लेवल के, कॉलेज लेवल के, सेल फोनों में फंस गए हैं। खेलों की तरफ तवज्जो, हमारे हीरोज बदल गए हैं। दूसरा ये है कि बेहतर मैनेजमेंट जो है वो हमसे छीन गई है या छीन ली गई है या इस वक्त मुयस्सर नहीं है। तीसरा ये है कि मुनासिब तरबियत जो चाहिए होती है वो नहीं है, और सबसे बढ़ के ये है कि आपके जो इंस्पिरेशन होती है ना, जो मोटिवेशन नौजवानों को होती है, वो आप सिर्फ क्रिकेट में ही नजर आती है, इसलिए कि क्रिकेट में पैसा नजर आता है। लेकिन क्रिकेट का भी हमने हाल देख लिया है। आपके पास टैलेंट की कमी नहीं। जी मैं कह रही हूँ वहां भी कुछ नहीं हो रहा, क्रिकेट में भी कुछ नहीं हो रहा, वहां भी मायूसी है। आपने कुछ
क्रिकेट में कुछ नहीं हो रहा। मेरा ये ख्याल है कि हमें हॉकी की बजाय कोई और चीज़ को कौमी खेल बनाना चाहिए। मिसाल के तौर पे हम करप्शन में जिस नंबर पे हैं, हाँ। उसको ही क्यों ना अपना कौमी खेल बना लें और कहें कि जी ये कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें हम टॉप पे हो ना। हाँ, आता हो जो हमें टॉप करना, पे हो हम। एक्सपर्ट हो अच्छा, हम। इस वक्त की आखिरी बात अभी भी गुंजाइश है। मेरे मुल्क में टैलेंट बहुत है। ठीक है, ठीक सिर्फ ये है कि वो जो टैलेंट होता है ना, माइकल एंजेलो से किसी ने पूछा तुम इतने अच्छे स्टैचू बनाते हो, बुत बनाते हो, क्या करते हो? उसने कहा हर पत्थर में एक बुत मौजूद होता है, मैं सिर्फ ऊपर का जो है ना हिसाब किताब दाएं बाएं कर देता हूं। मेरे मुल्क में बहुत टैलेंट है। ये जो ऊपर से आपने गलत किस्म की चीजें उतार के तो अंदर से बुत निकालना है ना, उसके लिए चाहिए। और सबसे पहले ये है कि हुकूमत वक्त को इसका ख्याल होना चाहिए कि एक ज़माना था आपका हॉकी में आप गोल्ड लाते थे, जी जी। अब ज़माना आ गया है कि आप क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो खुदा का खौफ करें। राव खालिद साहब, थोड़ा रूट लेवल पे भी बात कर लेते हैं। हम देखते हैं कि घरों में या फिर स्कूल लेवल पर स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता। मुझे याद है अपने बचपन में भी, और आसपास मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो कि क्रिकेट खेलना चाहते थे, फुटबॉल खेलना चाहते थे, उसको प्रोफेशनली फॉलो करना चाहते थे, मगर उनके घर वालों ने उन्हें नहीं करने दिया। उनको मार पड़ती थी अगर वो बाहर क्रिकेट ज़्यादा देर खेल लें कि घर आओ, होमवर्क करो, वो एग्ज़ाम है तुम्हारा, फर्स्ट पोजीशन लेनी है तुमने, वहाँ पे डिस्करेजमेंट। अच्छा, इसकी क्या वजह यही है कि क्योंकि स्कोप नहीं है हमारे मुल्क में स्पोर्ट्स को लेके, सीरियस नहीं है यहाँ के हुक्मरान, तो इसलिए पेरेंट्स भी घबराते हैं और इसलिए स्कूल्स में भी उस तरह का कल्चर नहीं, बस पढ़ाई के ऊपर तवज्जो दी जाती है कि बोर्ड में टॉप करना है तुमने, दैट इज़ योर ओनली एम। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है और बहुत दुरुस्त बात आपने की। हमारे यहाँ जो है ना ये वो पोजीशन और फलाने का बच्चा इतने नंबर ले लिए, तुमने इतने ले लिए, तुमने लिए। हम क्योंकि पढ़ चुके हैं, हमें अंदाज़ा है कि जो फाइनल आपकी डिग्री होती है ना, मैटर वही करती है। आपने मैट्रिक में बोर्ड टॉप किया हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आपने FA-FSC में बोर्ड टॉप किया हो, उससे कोई मेडिकल में दाखिला लेना, चलो उसमें तो कोई फ़ायदा हो सकता है, अदरवाइज उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो आपकी फाइनल डिग्री है और उसके बाद जो आपकी स्किल लेवल है, आप जो काम कर रहे हैं, उसमें आपकी दिलचस्पी कितनी है। बहुत से लोग हैं जो बड़े बड़े टॉप के लोग हैं, जो जिनको नौकरी मिली, अच्छी नौकरी मिल गई, सरकारी नौकरी, उनके पास पक्की नौकरी लग गई है, तो वो काम करना ही छोड़ गए। हमारे यहाँ बहुत सीरियस ये इशू है। तो मसला बुनियादी तौर पे यही है, मैं यही रेफर करना चाह रहा था। हम जब स्कूलों में थे, ये इतना भी कोई डिस्करेजिंग माहौल नहीं था। एक तो स्कूल आप देखें कैसे हैं, 4 कमरों का स्कूल है जिसमें सेन भी नहीं है, डब्बे बने हैं, तो आप क्या स्पोर्ट्स एक्टिविटी कराएंगे बच्चे को? वहाँ पे झूले लगा लेंगे, जी झूले लगा लेंगे। जबकि जो पॉलिसी प्राइवेट स्कूल्स की जो पॉलिसी है उसमें ये है कि प्ले ग्राउंड्स के बगैर स्कूल नहीं बन सकता। तो ये कौन इजाजत दे रहा है उनको उसके बगैर स्कूल बनाने की? उसके बाद हम मेरे अपने स्कूल में 2 PTI होते थे, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते थे, जो बाकायदा तौर पे हमारा 0 पीरियड होता था जिसमें हम वो करते थे। फिर रिसेस में अलग हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती थी, टीमें होती थी, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट सब होती थी। फिर पीटी शो करते थे हम, उसके अलग पीरियड होता था, उसकी पीटी का अलग पीरियड होता था। उसके बाकायदा जब हमारे स्कूल्स के टूर्नामेंट होते थे जिसमें वो पीटी शो से उसका आगाज होता था, रंग बिरंगे कपड़े पहन के बच्चे जो है वो पीटी शो करते थे, मुख्तलिफ किस्म के एरोबिक्स करते थे, जिम्नास्टिक करते थे, मुख्तलिफ किस्म की परफॉर्मेंस होती, स्काउटिंग एक होती थी। फिर ये सारी चीजें नापैद हो गई। कॉलेज में DPI होते थे, डायरेक्टर फिजिकल इंस्ट्रक्टर होते थे। साल में परचेज करनी स्पोर्ट्स गुड्स की सारी, उसके बाद उसके आइडेंटिफाई करना, टीमें बनानी। फिर मैं आपको बता, मैं इंटर स्कूल मैंने खेली है हॉकी, और रीजन लेवल तक खेली है। पिंडी में हमारे फाइनल मुकाबले हुए थे, आके डिस्ट्रिक्ट लेवल से विन करके जब आते हैं मैंने खेली है। मैंने नेशनल चैंपियनशिप खेली हुई है भावलपुर डिवीजन की तरफ से हॉकी की। मैंने क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल पाकिस्तान लॉ कॉलेज की तरफ इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में खेला हुआ है मैंने, ठीक है। उस वक्त कंपटीशन होते थे, इंटर कॉलेज टूर्नामेंट होते थे, इंटर स्कूल टूर्नामेंट होते थे, बहुत कंपटीशन होते थे। उसमें एक गेम नहीं, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, एथलेटिक्स, लॉन्ग जंप, हाई जंप, जेवलिन थ्रो, हैमर थ्रो, ये सारी चीजें, शॉटपुट, ये सब चीजें होती थी उसपे, और पूरी भरपूर एक्टिविटी होती थी। और 15-15 दिन का मेला लगता था बाकायदा उसके लिए। गर्मी की छुट्टियां जब खत्म हो रही होती थी, उसमें जरा मौसम थोड़ा बेहतर हो जाता था,
तो उसमें वो होता था। अब तो वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आती, मुझे कोई इंटर स्कूल टूर्नामेंट की खबर नहीं आती, कोई इंटर कॉलेज टूर्नामेंट की खबर नहीं आती उस तरह से। अच्छा, एक और 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों के पास सारा चला गया है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। और जो सबसे बुनियादी बात, मोहित यूसुफ साहब का मैं सुन रहा था, बहुत मजे की बात की उन्होंने, हॉकी की पर्टिकुलरली मैं कर देता हूँ। उन्होंने कहा हॉकी में क्या फर्क पड़ा है हमारे और दूसरी टीमों में, हम कहाँ टॉप पे थे, जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा। उन्होंने कहा साइंस का फर्क है। अच्छा, एस्ट्रोटर्फ आई है तो हम फारिग हो गए। ठीक है, तो जैसे हम कहते हैं कि दीन से लाताल्लुकी की वजह से हमारी अखलाकियात बिगड़ी है, इसी से साइंस से लाताल्लुकी की वजह से हम हर शोबे में इनहतात का शिकार है। हम साइंस के क्रिकेट में आपका क्या हुआ है, पावर हिटिंग में वो खास एंगल से आपने खेलना होता है, उसके साथ खास ट्रेनिंग होती है, मसल मेमोरी की बात होती है, वो सारी चीजें होती है, एक्शन सारे साइंस के जरिए उसको दुरुस्त किया जाता है, रीड किया जाता है। यहाँ पे बस ठीक है, आ गया जी वो बड़ा अच्छा खेलता है। स्क्वाश का हमने जिक्र ही नहीं किया। 8-8, 9-9 साल कोई चैंपियन बन ही नहीं सकता था। हमने कोई 20-30 साल हुक्मरानी की है, हाशिम खान से लेके जान शेर खान तक, मुहिबुल्लाह गोगी, जहांगीर खान, कैसे कैसे नाम थे हमारे, तो सुनने में ही नहीं आते। 1950 से लेके नंगे पांव खेलते थे हमारे जो ये जहांगीर खान के मेरे बुजुर्ग थे, ये कौन थे, वो नंगे पांव खेलते थे गाँव में। और उन्होंने 4-5 साल मुसलसल जीता। जहांगीर खान ने मेरा 8-9 साल जीता, 10 साल जानशेर खान, एक दूसरे का रिकॉर्ड तोड़ते थे पाकिस्तानी, कोई उनका रिकॉर्ड ही तोड़ सकता था। अब देखिए अब नाकू वाली वायरस है उसका, ये बड़ा अफसोस हुआ है। इस्लामाबाद की आखिरी बात करूँ, इस्लामाबाद में सबसे बड़ी इस्लामाबाद में सबसे बड़ी स्पोर्ट्स फैसिलिटी मौजूद है जो भुट्टो साहब ने तैयार की, इंटरनेशनल लेवल की। हाँ। वहाँ आपको जाने के लिए बहुत बड़ी सिफारिश चाहिए, अंदर जाके एक्सरसाइज करने, काम करने। कितने कैंप लगते हैं, कितने आपके पास बेसबॉल, आपके पास बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, आपके पास स्क्वॉश कोर्ट्स, कैसे कैसे मजे के बेहतरीन जिम मौजूद है, ट्रैक एंड फील्ड मौजूद है, स्विमिंग पूल मौजूद है। लेकिन आपको गुजरी नहीं था वहाँ पे मंजरकशी की है। साकिब, ये जो गोल्डन टाइम बताया अभी राव खालिद साहब ने, वहाँ से अब हम डार्क टाइम्स में, डार्क एजेस में जा चुके हैं स्पोर्ट्स के मामले में। आपको क्या लगता है क्या वजह बनी इस ट्रांजिशन की? एक तो जो स्पोर्ट्स की जो एसोसिएशंस हैं, फेडरेशंस हैं, उनके आपस में इख्तलाफात भी हैं, फिर वो भी काम उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह करना चाहिए, फिर अकरबा परवरी भी है, फिर टैलेंट हंट का सबसे बड़ा जो राव साहब ने निशानदेही की कि जो माजी में जिस तरह स्कूल लेवल पे जो चीज़ें थी, लेकिन उसमें एक और जो चीज़ मैं सोच रहा था कि उस वक़्त जो सिर्फ सरकारी स्कूल ही थे, हाई स्कूल में बहुत बड़े लेवल पे वहाँ पे ग्राउंड्स होते थे, हर किस्म की जो फैसिलिटी होती थी। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब प्राइवेट स्कूल जो है वो बनना शुरू हुए तो फिर ये जो है वो रवाज भी कम होता गया। और बहुत दूर नहीं है, अभी 2000 में जब मैं खुद जो है वो हाई स्कूल में था तब सारी फैसिलिटीज उस वक्त भी ये थी, लेकिन फिर जो है वो मोबाइल फ़ोन ने भी बहुत सारी जगह ले ली। लेकिन इसमें मैं ये कहूँगा कि जो फेडरेशंस हैं, जो एसोसिएशंस हैं, जो हुकूमत वक्त है, वो इस पर अगर काम करती, फिर जब सूबों के पास ये सारा चला गया तो सूबों ने भी अपना जो है वो काम दिखाना था। स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में, टैलेंट हंट में इतनी बड़े लेवल पे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन उस तरह जो है वो कोशिश भी नहीं की जाती। जिस तरह फिगर बताया कि 7 या 10 लोग जो है वो वहाँ पे शामिल हुए हैं, तो ये बड़ा हैरान कुन है। और जो टैलेंट है वो मुख्तलिफ जो खेलों की सरगर्मियाँ हैं वहाँ से मिल सकता है। कोशिश जो है वो करनी चाहिए। उसके लिए सिर्फ जो है वो क्रिकेट को फोकस कर लिया गया है और बाकी सारी जितनी भी गेम्स हैं, जितनी भी जो है वो खेले हैं, उनको जो है वो पीछे रखा गया है। फिर उनको इसी तरह किसी किस्म के कोई फैसिलिटेट भी नहीं किया जाता। सबसे बड़ी बात यह भी है ना कि आपको कुछ ऐसा नजर आ रहा हो किसी भी एथलीट को, किसी को अगर वो किसी गेम में आगे जाना चाहता है तो उसको कुछ नजर आ रहा हो तो उसके बाद चीजें जो है वो पॉजिटिवली आगे बढ़ सकती हैं। लेकिन सूबों ने भी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जिस तरह की जो है वो दिखाई जानी चाहिए। ठीक है, नजमुल साकिब साहब आज क्या सवालात लेकर आए हैं नाजरीन के लिए? जी शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है जी। पहले ज़रूरी सवाल, वफाकी वज़ीर मुसद्दक मलिक साहब ने कुछ रोज़ पहले फरमाया कि पीटीआई वाले या बानी पीटीआई जो हैं दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये हैं। अच्छा, दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये हैं। ज़रूरी सवाल ये है कि इसका फैसला करने के लिए कि ये दीवाने हैं, पागल हैं या बहरूपिये हैं,
कोई दूसरे मुल्कों से कंसल्टेंट्स बुलवाए जाएंगे कि ये कोई अंदरूनी खाना ही फैसला आप कर लेंगे? ठीक है। आज का गैर ज़रूरी सवाल, H9 बाजार जलकर खाक हो जाता है, सैकड़ों गरीब तर हो जाते हैं। बताया गया है कि फर्स्ट रिस्पांस देर से आया और ये कि SOPs पर सही तरह से अमल नहीं हो सका। गैर ज़रूरी सवाल ये है कि सैलाब आए, आग लगे, बाजार जले, कोई और अजाब आए, नुकसान हमेशा गरीबों का ही क्यों होता है? बिल्कुल ठीक बात है और ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या सामने था। ज़रूरत इस बात की है कि अगर इस तरह के मसाइल की निशानदही हो जाती है कि रैपिड रिस्पांस फोर्स टाइम पर नहीं आ पाई या SOPs को फॉलो नहीं किया गया या वसाइल की कमी थी, तो उसको देखा जाए, उस पर नज़रसानी की जाए और जिस तरह की कमीशंस बन जाते हैं छोटे मोटे मामलात पे, तो जहाँ पे जानें चली जाती हैं उन पर भी कोई कमीशंस बनाए जाए और उस पर दादरसी की जाए, इसको फिक्स किया जाए। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।